वजह वो नहीं है, वजह यह है यहाँ पे एक ही तरह का प्लांट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको फर्न्स, लॉन्ग ट्रीज, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट सब नजर आ रहे हैं। सेम इज द सीन विद दिस पिक्चर। यहाँ पे एक ही तरह की वेजिटेशन है और यहाँ पे बड़े पेड़ हैं, फर्न्स है, बहुत स्मॉल प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या चीज ज्यादा अपील कर रही है आपको, एक जैसी चीज या डाइवर्सिटी? डिफरेंट चीज। रोज खाने में मम्मी अगर सिर्फ दाल रोटी दे वो अच्छा लगेगा या साथ में थोड़े से चावल, एक सूखी सब्जी, अचार, रायता, ये अच्छा लगेगा? कहने का मतलब है डाइवर्सिटी ज्यादा अपीलिंग होती है। एक ही चीज मोनोटोनस हो जाती है लाइफ में, राइट? अगर आप रोज सिर्फ पढ़ो, घर जाओ और मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही रहो, 1 साल 2 साल 3 साल बाद चेंज करने का मन करता है? प्लानिंग करते हैं ना कि हाँ गर्मी छुट्टी में यहाँ घूमने, क्यों? बिकॉज वी वांट चेंज। एक ही चीज मोनोटोनस लाइफ को जीते जीते या देखते देखते हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। हम जिस लैंडस्केप में रहते हैं उसके यूज्ड हो जाते हैं, तो हमें वो चीज इतनी अपील नहीं करती। वी वांट चेंज। उसी तरह डाइवर्सिटी है, जितनी डाइवर्सिटी होगी आसपास उतनी ही वो चीज अपील करती है इंसान को, राइट? तो यही चीज इस पिक्चर से मैं शो करना चाह रही हूँ कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी लिविंग फॉर्म्स की उतनी ही चीज वो अपीलिंग होगी। ऑलराइट, सो मेरा मतलब यही था। ये पिक्चर देखिए कुछ आपसे पूछने का कि व्हाट इज मोर अपीलिंग, डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ आर मोर अपीलिंग, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन in 1986। आज मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ तो आपको जो ठीक लगता है वो लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने कॉइन करी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से पढ़ के आपको समझाती रहूंगी। जो जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है यू कैन नोट डाउन, और जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता दूंगी कि स्टार के साथ आप ये लिखिए, इस पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ऑलराइट, the biosphere comprises of complex collection of innumerable organisms known as biodiversity, yani diversity of biological forms, which constitute the vital life support for survival of human race. All right? आगे जाइए। Biological diversity, which in short is known as biodiversity, represent the sum total of various life forms. कौन-कौन सी life forms present है? Such as bacteria, protozoa, fungi, multicellular organisms such as plant, fishes, mammals at various biological level, including genes, habitats and ecosystem. यानी सारी जो diverse form है वो सब मिला के होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट लेवल्स पे, जो कि आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हर डिफरेंट लेवल पे अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है। सो दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। We can again define biodiversity as part of nature which include differences in genes among the individual of a species. हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक ही स्पीशीज है, we are Homo sapiens, but there is variation in our genetic makeup, 0.0 something ही, but there is a variation. All right, तो यहाँ पे variation हो गया genetic level पे, then the variety and richness of all the plants and animal species at different scales in space, locally or in a region. अब एक particular region को अगर आप देखें तो वहाँ पे अलग-अलग तरह के animals हैं, plants हैं, तो एक region की level पर अलग तरह की biodiversity हो गई। In the country and in the world, in various type of ecosystem, both terrestrial and aquatic within a defined area. अगर एक particular landscape पे देखा जाए, large scale पे देखा जाए तो अलग-अलग तरह के ecosystem है, तो वो एक तरह से अलग biodiversity हो गई। Everybody knows what is ecosystem? Yes, ma'am. क्या? The study of कुछ किसी चीज की स्टडी है इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ओके, उन दोनों का क्या जो इंटरेक्शन उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम की भी अगर आप देखें तो आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम एक अलग चीज हो गई, एक्वेटिक में भी मैरीन अलग हो गया, फ्रेश अलग हो गया, एक्वेटिक आ गया, फिर टेरेस्ट्रियल हो गया, उसमें ये फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ठीक है? तो इस चीज को जो अलग अलग हमारे डाइवर्स फॉर्म है डिफरेंट लेवल पे, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये वर्ड कहाँ से आया? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस। ग्रीक वर्ड बायोस इसका मतलब होता है लाइफ, एंड लैटिन वर्ड डाइवर्सिटास, वैरायटी और डिफरेंसेस। द होल वर्ड बायोडाइवर्सिटी जनरली देयरफॉर मींस वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी,
Bio means life. So biodiversity is also known as variety of life. समझ में आ गया सबको? अब अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है. Biodiversity is variety and variability among living organisms and the ecological complexes in which they occur. यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, एक फॉरेस्ट है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम. इसमें कोरल रीफ्स दिखाई गई हैं. अब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी. वो अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज. वही जो बात मैं अभी कर रही हूँ, यहाँ पे इस पिक्चर से भी आपको शो हो रहा है. ये यहाँ पे डॉग है सारे, लेकिन अलग अलग है. क्यों? क्योंकि इनकी अंदर जेनेटिक वेरिएशन है. ऑलराइट, सो इस लेवल पे जो आपकी डाइवर्सिटी हुए उसको आप बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. दिस कवर्स डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज और जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन. ये पूछ लीजिएगा कि बच्चों में साइन होगा इस पे सबके? जिन जिन के लिए है वो पढ़ लीजिएगा, पढ़ा लीजिए मैडम. ठीक है. Then the second one is species diversity. हम अपने आसपास देखें अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी. इट रेफर टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर रीजन. फॉर एग्जांपल मंकी हो गए, डॉग हो गए, अलग अलग तरह के प्लांट्स हो गए, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर. ये सब एक पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें अलग अलग, और ये होती है हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी. Then we have ecosystem variety diversity. Each of this ecosystem is different. सबकी अपनी अलग अलग स्पीशीज होंगी जो इसके अंदर रहती हैं. डेजर्ट वाला जो एनिमल है क्या वो आपको यहाँ मिलेगा? नहीं. जो आपके ग्रासलैंड में पाए जाते हैं मोस्टली वो ग्रासलैंड में मिलेंगे, आपको डेजर्ट में नहीं मिलेंगे. तो हर पर्टिकुलर इकोसिस्टम की अपनी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होते हैं. तो उस लेवल पे जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन सा इकोसिस्टम है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी, और सबसे कम डेजर्ट. ओके, सो दीज आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी. शुड आई एक्सप्लेन अगेन? यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं, एक टेबल फॉर्म में है. जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक in the genetic makeup of a species. आप सबको समझ में आ गया इसका क्या मतलब है? Diversity of genes within a species increase its ability to adapt to disease, pollution and other environmental changes. जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी भी होती है. ऑलराइट, क्यों? डाइवर्सिटी एडेप्टेबिलिटी से क्या लिंक है? कुछ कोई बता सकता है? एनीबॉडी? वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा होता है. नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा होगा. अब बोलोगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? बताओ क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन? वेरिएशंस. एक्सप्लेन करो आप बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? ये भी सिलेक्शन बात नहीं है. मैं तो थोड़ा सा प्रेशर दिया तो एकदम लैपटॉप में नीचे लिखा. ऑलराइट, डिस्ट्रक्शन इन वैराइटीज ऑफ स्पीशीज डिमिनिश द जेनेटिक डाइवर्सिटी. जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उतनी ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, जितना ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी उतना ही नेचर का कोई सिलेक्शन है तो वो हम कंफर्टेबली डील कर लेंगे उसके साथ. ऑलराइट, then we have species diversity. It refers to the variety of species within a particular region. Species diversity is an index that incorporates the number of species in an area and also the relative abundance. यानी एक particular area में कितने different species हैं, कौन सी species ज़्यादा है, कौन सी उससे कम है, वो आ जाएगा आपका species diversity के अंदर. More species diversity means more biological wealth. जितनी ज़्यादा diversity होगी उतना ही biological wealth है हमारे पास. Desert में biological wealth इतना नहीं है जितना कि आपके tropical rainforest में है. Then ecosystem, it refers to the variety of ecosystem in a particular zone. Example, forest, desert, etc. Now again we can divide it into alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. And now what is the difference between alpha, beta and gamma?
अल्फा डाइवर्सिटी की जब आप बात करेंगे तब आप पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें, विद इन अ कम्युनिटी, ठीक है। रेफर टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, वो आ जाता है अल्फा डाइवर्सिटी। फिर अगर आप दो ओवरलैपिंग या आसपास दो हैबिटेट को कंपेयर कर रहे हो तो आता है बीटा डाइवर्सिटी, बिटवीन कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म शेयरिंग टू हैबिटेट। और अगर आप लार्ज लैंडस्केप की बात करें तो वहां पे आपका आता है गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, फिर से बोलती हूँ, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हमने, उसको तीन प्रकार में डिवाइड कर दिया, जेनेटिक यानी जीन लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, फिर स्पीशीज यानी अलग अलग जो स्पीशीज हैं, और फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फिर हम उसको अल्फा बीटा और गामा भी कह सकते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो वो हो गया अल्फा, जब हम दो हैबिटेट को लेके चल रहे हैं तो वो हो गया बीटा, और जब लार्ज न्यूमरस हैबिटेट के लार्ज लैंडस्केप की बात करें तो वो हो गया गामा, ठीक है। सबको समझ में आया? Rainforests are among the most biodiversity ecosystem in the world. ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन था which one is क्वेश्चन था which one is the most biodiverse ecosystem out of these, तो उसमें एक ऑप्शन था आपका tropical rainforest. Alright. Similarly, India is one of the 15 world hotspot of biodiversity. यानी जितना भी आपके अर्थ पे अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट 15 में इंडिया का भी नाम आता है, यानी हमारे देश में भी काफी बायोडाइवर्सिटी है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को डिटरमाइन करते हैं, किस किस चीज के ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है? सबसे पहले हैबिटेट स्ट्रेस के ऊपर, दूसरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के ऊपर, तीसरा डोमिनेंस बाय वन स्पीशीज, फोर्थ अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल लाइन, एज इफेक्ट और जियोलॉजिकल हिस्ट्री। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इसमें से कोई एक टर्म भी बता पाएगी इसका क्या मायने है? एनीबॉडी इन द क्लास? अच्छा चलो ये बताओ कि डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी कम क्यों है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है? एक बच्चा, एक जो बोल रहा है एक बच्चा बोलेगा, अगर मुझे लगता है कि दूसरे से पूछो तो मैं पूछूंगी ताकि सबको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। बताओ। डेजर्ट में ज्यादा प्लांट्स नहीं हो सकते हैं। एनीबॉडी एल्स? Because of habitat stress in desert, we have the dry conditions. There is lack of water, so organisms cannot survive. Tropical rainforest give the favorable conditions. Yes. So that's come under habitat stress. Very good answer. Explain कर दो अपना बात को ताकि सबको आपने क्या बोला है अपनी लैंग्वेज में इजीली। कोई बात नहीं, चलो बताओ। मतलब डेजर्ट में पानी वगैरह की कंडीशन नहीं है, तो ड्राई कंडीशन से एरिड कंडीशन से तो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारी फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइव करता है। तो ये आ गया आपका हैबिटेट स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, इसका क्या मतलब? बहुत सिंपल है इसका मतलब। क्या आपको लग रहा है कि ओह माय गॉड व्हाट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सोचो, अगर से मैं पढ़ाती रहूंगी, इंटरेक्शन नहीं होगा तो कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे। इट्स बेटर टू इंटरेक्ट। बताइए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी, अच्छा आप ही बताओ, चलो आप बताओ। Such as we have the different type of properties on the earth, such as the snowy regions and dry regions. So we can say if the geographical conditions are favorable for the organisms, there will be more diversity. Such as near the equator, we have diversity, and as we move toward the poles, the diversity decreases. That can be counted as a geographical isolation. Yes, that also. And second thing कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और कोई मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपको बहुत ज्यादा एरिया से है, तो उन दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? दैट विल बी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक तरह से, ठीक है। देन थर्ड इज डोमिनेंस बाय वन स्पीशीज। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट है तो क्या होगा? वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया है? We are the dominant species. What we have done to the earth? बहुत ब्यूटीफाई हो गई यार, कितनी सुंदर हो गई, कितनी हरी भरी हो गई ना सारे होने से। हमने कितना हरा भरा कर दिया है, कितनी स्वच्छ हवा है हमारी अर्थ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? राइट?
नेचर ने बनाई है, इक्वल राइट है सर्वाइव करने का, इक्वल राइट है सारे रिसोर्सेज पे, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव हाईजैक्ड ईच एंड एवरीथिंग। हमने पानी पॉल्यूट कर दिया है, एक्वेटिक लाइफ गई, बहुत फिशिंग करी, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, चीजें एक्सटेंड हो रही हैं। हमने रिसोर्सेज को या फिर हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि हमने इतना दोहन कर लिया है रिसोर्सेज का अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रीड के लिए, कि धीरे धीरे जो हमारी कैपेसिटी है हमारी अर्थ की चीजों को टॉलरेट करने की, वो नेगेटिव में जा रही है। हमने सारा स्पेस घेर लिया बिलियन ऑफ पॉपुलेशन करके। जो बेचारे कने फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे हमने, जब नई पॉपुलेशन हमारी बनी, हमारे एंसेस्टर्स ने उस पर खेती करनी शुरू कर दी, पेड़ काट के घर बनाने शुरू कर दिए, और आज की हालत ये है कि जो वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ की जगह थी, उसको भी काट काट के हम अपने लिए घर बना रहे हैं। सो व्हाट वी हैव डन टू दिस अर्थ, वी हैव डिस्ट्रॉयड द अर्थ फॉर आवर ग्रीड। हमारी यूज की सारी चीजें हमें कहां से मिल रही है? नेचर से मिल रही है, पर हर चीज की एक लिमिट होती है, गिविंग कैपेसिटी होती है अर्थ की भी। लेकिन अगर उस गिविंग कैपेसिटी से ज्यादा उस चीज को निकाला जाए वहां से, तो क्या होगा? धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली जाएंगी। फॉरेस्ट जो एक पर्टिकुलर एरिया में इतने ज्यादा परसेंट अर्थ को कवर करता था, वो आज सिकुड़ के रह गया है। आइडियली क्या होना चाहिए? हर कंट्री में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, पर क्या आइडियल कंडीशन है? नहीं है। इंडिया में 17 to 18% एरिया जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट का है, धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। ऑलराइट, देन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल लाइकेज, एज इफेक्ट एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आपका आ जाएगा कि किस प्रोसेस के थ्रू चीजें वहां चेंज होती चली जा रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एज इफेक्ट का मतलब हो गया कि दो बाउंड्रीज के बीच में, यानी अगर दो इकोसिस्टम है, लेक हो गया और डेजर्ट हो गया, उसके बीच का जो एरिया होता है उसको कहते, उस बीच की पर्टिकुलर चीज को कहते हैं एज इफेक्ट। यानी जैसे जंगल है, घना जंगल है, लेकिन अगर जंगल के चारों तरफ जहां उसकी बाउंड्री है, जहां पे ग्रासलैंड या टेरेस्ट्रियल दूसरा रीजन शुरू हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज होती चली जाती है। जितना घना आपको जंगल के अंदर मिलेगी चीजें, उतनी जंगल की पेरिफेरी पे नहीं मिलेंगी। क्यों? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? ज्यादा हाई फाई बोल दिया क्या? अगर जंगल है, हर चीज की बाउंड्री होती है, एक सर्कल है, इसकी पेरिफेरी भी होती है, इसका कोर भी होता है। तो अगर हम सर्कल को फॉरेस्ट समझें, तो कोर में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी एज कंपेयर टू द पेरिफेरी। व्हाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट वो दूसरी बाउंड्री शुरू हो गई, यहाँ पे दूसरे तरह का इकोसिस्टम शुरू हो गया है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा धूप पड़ेगी पेरिफेरी में, कोर रीजन में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सनलाइट का, है ना? तो जो आपका पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, उसके जो कोर रीजन होता है, उसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द पेरिफेरल एरिया। ऑलराइट, so these are the different factors which determine the biodiversity. अब कौन-कौन से सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है, and why this biodiversity is so important? Why we call biodiversity as life support system? इसका अगर इसके बारे में बात की जाए तो हमें जो भी चीज मिल रही है सर्वाइव करने के लिए, वो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है। The food we are eating comes from plants or animals, जो बायोडाइवर्सिटी के पार्ट है। The clothes we are wearing, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, वो भी ठीक है। और क्या चीजें? बस ये दो चीजें मिल रही है, खाना और पहनना। जिस फर्नीचर पे आप बैठे हो वो कहाँ से आ रहा है? लकड़ी से बनते हैं दरवाजे, खिड़की, ये टेबल, चेयर कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट एरिया से। ये जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आ रही है? जो पानी हम पी रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सब कुछ हम अपनी हर बेसिक नीड के लिए बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, और जितना ही ज्यादा हम इस बायोडाइवर्सिटी को किल करेंगे, डाइवर्स फॉर्म कम होती चली जाएगी, उतना ही जो हमारा इकोलॉजी है वो गड़बड़ हो जाएगी। फूड चेन पढ़ा है सबने, फूड वेब पढ़ा है सबने। अगर चेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गेन्स बीच में से गायब हो जाए तो पूरी चेन खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों भाई? अगर मान लिया हमने सपोज किया कि हमने शेर खत्म कर दिए, तो क्या हो जाएगा? किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर
अगर छोटी सी चेन बनाए हम, प्लांट्स, डियर या हिरन और हमारा शेर लॉयन हो गया। अगर हम कहें कि लॉयन खत्म हो गया जी, शिकार इतना कर लिया ह्यूमंस ने, ऑफ कोर्स बेचारे खत्म भी हो ही रहे हैं, ठीक है, टाइगर कितने कम हो गए, चीता तो एक्सटेंड ही हो गया है। तो अगर शेर बढ़ जाएगा तो हिरन का शिकार कोई नहीं कर पाएगा। हिरन का शिकार अगर नहीं होगा तो हिरन की क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। एक लॉजिकल बैलेंस नाम की चीज तो गड़बड़ हो गई ना। अब हिरन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या करेंगे, चरेंगे, प्लांट्स खा जाएंगे, प्लांट्स बेचारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इतने पैदा नहीं हो पाएंगे जितने की हिरन उनको खत्म कर देंगे। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट्स इतने कम हो जाएंगे कि हिरन खुद ब खुद मरने लगे, तो पूरा का पूरा जो उस एरिया का प्लांट्स है, एनिमल्स सब खत्म हो गए सिर्फ एक पर्टिकुलर लिंक के खत्म होने से। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। अगर उस चेन में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो आज नहीं तो कल उस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। अब फूड वेब है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर, एक फैक्टर अगर हिल गया तो बाकी चीजों से मैनेज कर लेती है, लेकिन अगर एक एक करके हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी तो आज नहीं तो कल हम लोगों को भी इसका इफेक्ट आएगा और आ भी रहा है जो भी दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल 20 फरवरी है और गर्मी हो गई, पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इंडिया के हिसाब से अगर आप देखो तो सर्दियां कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बारिश होती थी रेगुलर, 7-7, 8-8 दिन लगातार बारिश होती थी, और 4 महीने या 3 महीने की सर्दियां होती थी। अब जो गर्मी का पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने अर्थ के इकोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर लिया, पेड़ काट दिए हैं। So why is biodiversity so important? Why we call it life support system? Biodiversity has intrinsic value. Now what is intrinsic value? Means something that has value in and of itself. यानी जिसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है, वो आपके बिना सर्वाइव कर सकते हैं पर आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब दो चीजों में डिवाइड कर दिया इसको, कंजम्पटिव वैल्यू यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा हो गया नॉन कंजम्पटिव वैल्यू यानी जो कंज्यूम नहीं हो रहा तो हमारे मतलब का। कंजम्पटिव में आ गई आपकी फूड, फ्यूल, मेडिसिन, क्रॉप वैराइटीज, इंडस्ट्रियल मटेरियल। नॉन कंजम्पटिव में आ गया आपका रिक्रिएशन, एजुकेशनल एंड रिसर्च, ट्रेडिशनल वैल्यू। अब इनको हम एक एक्सप्लेन करेंगे। Biodiversity has utilitarian values, means the value something has as means to another end. For example, goods, services and information that the biodiversity provides us. What do we get from biodiversity? Oxygen, food, clean water, medicines, aesthetic value, ideas. ये सारी चीजें जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। Importance of biodiversity. Biodiversity has contributed in many ways to the development of human culture, and in turn human communities have played a major role in shaping the diversity of nature at the genetic, species and ecological levels. अब वैल्यूज और बायोडाइवर्सिटी को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू और इनडायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू में आपका आ गया कंजम्पटिव वैल्यू और प्रोडक्टिव वैल्यू। इनडायरेक्ट में आपका आ गया सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज और एनवायरमेंट सर्विस वैल्यूज। अब इसके अंदर क्या क्या है एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। Direct values means the direct value include food resources like grains, vegetable, fruits, which are obtained from plant resources, and meat, fish, egg, milk and milk product from animal resources. These also include other values like medicine, fuel, timber, fiber, wool, wax, resin, rubber, silk and decorative items. जो directly हम ले रहे हैं उसको हमने direct values के अंदर कर दिया। दूसरा है indirect. Biodiversity provide indirect benefit to human being which support the existence of biological life and other benefit which are difficult to quantify. रोज जो हम सांस ले रहे हैं, क्या हमें पता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं पूरा एक प्रोसेस है। ऑक्सीजन बना रहे हैं प्लांट्स का, हम इसको ले पा रहे हैं, लेकिन कभी हमने वैल्यू करी है इस चीज की? सोचते ही नहीं है, कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते जो चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी दे रही है। These include social and cultural values, ethical values, aesthetic values, option values and environment service values. Now, consumptive use value. These are the direct use values where the biodiversity product can be harvested and consumed
डायरेक्टली, जिसमें आपका फूड, फ्यूल और ड्रग्स आ गया, ठीक है। फिर आपकी प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, these are the direct use value where the product is commercially sold in national and international market. Many industries are dependent upon these values. For example, textile, leather, silk, paper, pulp industry. Although there is an international ban on trade of products from endangered species like tusker, elephant, wool from sheep, fur of many animals, these are traded in market and fetch a booming business. यानी आपकी इकोनॉमी बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो उसको आपने कंज्यूमटिव वैल्यू में कर दिया, और जो प्रोडक्टिविटी दे रही है कंट्री को या आपको, आप कुछ बेच रहे हो, रॉ मटेरियल लाते हो, उसे इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हो, उसको बेचते हो, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? दोनों में समझ में आया डिफरेंस? नाउ इनडायरेक्ट वैल्यूज क्या है? पहली होगी आपकी सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसीडर्ड सेक्रेड। हमारा अपना कल्चर है, दूसरी जगह जाए वहाँ का अलग कल्चर होता है। कुछ चीजें जो हमारे लिए सेक्रेट है वो दूसरों के लिए नहीं है, जो दूसरों के लिए वो हमारे नहीं है। तो जहाँ जहाँ जो जो कल्चर डेवलप हुआ वहाँ के हैबिटेट, वहाँ के प्लांट और एनिमल के हिसाब से डेवलप हुआ, ठीक है। जैसे इंडिया में काऊ को सेक्रेट माना जाता है, फाइकस स्पीशीज को, बरगद को सेक्रेट प्लांट माना जाता है, तुलसी को सेक्रेट माना जाता है, पर दूसरे किसी और कल्चर में शायद वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरे कल्चर में कोई और एनिमल या प्लांट्स सेक्रेट माने जाते हैं। जैसे अरेबियन कंट्रीज में खजूर की बहुत वैल्यू है, वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से डेवलप हुआ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, मतलब वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से सबकी अपनी कल्चर और सोशल वैल्यूज हैं। ऑलराइट, देन ethical values, these values are related to conservation of biodiversity where ethical issue of all life form must be preserved is laid down. All species have a moral right to exist independent. कोई भी स्पीशी या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है, सबको इक्वल राइट्स हैं ऑक्सीजन पे, वाटर पे, यहाँ के रिसोर्सेज पे, ठीक है। ये एथिक में आता है। आप किसी पर्टिकुलर चीज को खराब अगर कर रहे हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर रिवर को भी पॉल्यूट कर रहे हो, तो आप एथिकली मॉरली रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि उस वाटर पे जितना ह्यूमंस का हक है उतने वहाँ की लिविंग फॉर्म्स पे। आप पेड़ काट रहे हो, आप जंगल काट रहे हो, चिड़ियाओं को घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही, उनका हैबिटेट आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये मॉरली गलत कर रहे हो। ओके, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ हैज इक्वल राइट लाइक दैट ऑफ ह्यूमंस। पर कभी हमने इस बारे में सोचा? नहीं सोचा। Then aesthetic value, natural landscape are a delight to watch and also provide opportunities for recreational activities like bird watching, photography, etc. It promotes ecotourism which further generate revenue by designing of zoological, botanical gardens, national park and wildlife conservation, etc. Aesthetic value का मतलब वो जो ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जैसे कश्मीर है, लोग वहाँ घूमना पसंद करते हैं, तो वो भी आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। कोई बेकार सड़ी हुई जगह होगी, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, कोई जाना चाहेगा वहाँ पे? नहीं। जहाँ पे सुंदरता होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, सब कुछ बहुत साफ सुथरा होगा, लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे। अलग अलग इकोसिस्टम को लोग देखना पसंद करते हैं। जो समुद्र किनारे रहते हैं उन्हें रोज देखते हैं, समुद्र को तो इतनी वैल्यू नहीं है, हम जाते तो हमें कितनी खुशी होती है, लोग घूमने जाते हैं ना। उसी तरह हिली एरियाज पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारा पैसे का भी एक सोर्स है, इको टूरिज्म को बूस्ट करती है। बाहर हम जाते हैं मालदीव घूमने या किसी और जगह जो खूबसूरत है, जहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जहाँ के नदी नाले सड़े हुए होंगे, वहाँ पे कोई घूमना जाना चाहेगा, तो ये आगे आपके एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। देन एनवायरमेंटल सर्विस वैल्यूज, वही चीज हमें हवा, पानी, खाना सब कुछ इस बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है, तो ये सारी चीजें इसकी इनडायरेक्ट के अंदर आएंगी। जितनी भी हमारी इकोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस है वो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रखती है। ऑलराइट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहे हैं, चीजों को डिग्रेड कर रहे हैं। जो कूड़ा हम डाल देते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, वरना अगर कूड़ा डिग्रेड ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो पाइलअप लग जाएगा। तो दिल्ली में देखा कूड़े का ढेर है जो एक बड़ा वाला, हर जगह ऐसे हो जाएगा, वो छोटे छोटे माइक्रोब्स नहीं है, फंजाई नहीं है जो डिग्रेड करते हैं उनको। ऑलराइट, तो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी जो चीज इस नेचर में है वो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं है इस नेचर में। हो सकता है हमें ना पता हो, हम कहते हैं वीड है, व्हाट इज वीड, जो ऐसी खरपतवार कहीं भी उग जाती है, उखाड़ के फेंक देते हैं, ये तो बेकार है। क्या वो बेकार है? ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ भी बेकार नहीं है। हमारे नजर से हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पर नेचुरल प्रोसेस में हर चीज की अपनी वैल्यू है।
तो दीज आर द इकोलॉजिकल सर्विसेज जो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। नेचर का बैलेंस बना के रखा हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही है, वेस्ट को डिग्रेड कर रही है, वाटर और एयर को क्लीन करती है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, साइक्लिंग चलती रहती है, प्लांट्स लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, फिर जब वो मर जाते हैं फिर से डिग्रेड सारे न्यूट्रिएंट्स जब वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं, कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग स्पीशीज। अगर बैलेंस रहेगा तो कंट्रोल भी रहेगा। जिस तरह से बैलेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, नई नई वेरिएशंस आ रही है, म्यूटेशन तो हो ही रहा है हर लेवल पे। वायरस कितने म्यूटेट हो रहे हैं, नए नए जैसे एंटीबायोटिक खा के पहले जो बैक्टीरिया मर जाते थे अब वो रेजिस्टेंस हो गए हैं। क्यों होते जा रहे हैं सब चीजें, क्योंकि चीजों का एक्सेस में किया जा रहा है। ऑलराइट, देन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट इरोजन, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ये सारे वो चीजें जो हमारे पीछे चल रही है हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। ये सब बायोडाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है। जहाँ पे जितनी हरियाली होगी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उस वहाँ पे नेचर का बैलेंस मेंटेन रहेगा। और जैसे ही बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड शुरू हो जाएगी वो बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हम काट रहे हैं या हरियाली हम कम करते जा रहे हैं या फिर हम अपनी वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कई परसेंट एरिया में पीने का पानी नहीं है। ओके, बहुत सारे जो हमारी गंगा है वो जहाँ से निकल रही है वहाँ पे तो साफ है, स्वच्छ है, पर जैसे जैसे वो जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट कर रहे हैं वहाँ पे निकलती जा रही है, उसको हमने फैक्ट्रीज बना रही है उसके बॉर्डर्स पे, उसमें हम पूरी गंदगी डालते रहते हैं, धीरे धीरे वो पानी क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपस में पानी के लिए लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आप बिना गेहूं के रह सकते हैं, बिना भूमि रह सकते हैं, लेकिन खाना पानी ये ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आप नहीं रह सकते। बैलगाड़ी चला के घूम लोगे, फ्यूल भी खत्म हो जाए तो सर्वाइव कर लोगे, नहीं है पेट्रोल कोई बात नहीं, बैलगाड़ी है, साइकिल है, लेकिन अगर खाना और पानी खत्म हो तो सर्वाइव कर पाओगे। जैसे दिल्ली के कई एरियाज में सूखा पड़ चुका है, साउथ दिल्ली में मोस्टली, वहाँ पे घरों में टैंकर जाते हैं पानी के, वहाँ पे जहाँ पे और गरीब लोग हैं वहाँ बेचारे लाइन लगा के टोटे के सामने खड़े थे। तो आपकी लाइफ स्टाइल में कितना फर्क पड़ जाएगा इस चीज का, जिसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। पानी बचाओ सब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? पढ़ोगे या बाल्टी में या टैंकर का इंतजार करोगे, अभी तो नल खोला, पानी आया, नहाया धोया, अपना काम करो, अपना एक नॉर्मल रूटीन कर रहे हो। अगर पानी के लाइन लगानी पड़ेगी तो कितना ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। क्या वो एक अच्छा कल्चर है जहाँ पे सिर्फ पानी टैंकर से, आप देखो टैंकर आएगा तो हम पी पाएंगे, नहा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? इज इट? तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कदर करना सीखो, वो लिमिटेड है, आज नहीं तो कल वो कम होने हैं, और अगर हो गए तो ह्यूमंस भी सफर करेंगे, ह्यूमैनिटी सफर करेगी। देखो इकोलॉजिकल रोल समझ में आ गए सबको? देन इकोनॉमिक रोल, फूड, गुड्स एंड रिक्रिएशन। साइंटिफिक रोल में इंफॉर्मेटिव वैल्यू क्या है बायोडाइवर्सिटी की? हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, हमें नई चीजें पता चलती हैं। ठीक है, पुराने जमाने में सब फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने थी, इलाज कैसे होता था? आयुर्वेद था, पेड़ पौधे जो थे उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे इलाज होता था। अगर ना होते तो हो पाता? उनको हम पढ़ाई करते हैं, उनको उनके ऊपर रिसर्च करते, नई नई चीजें पता चलती हैं। जितना भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, जो चीजें हमने रॉ मटेरियल की तरह यूज करी, सब हमें कहाँ से मिली? बायोडाइवर्सिटी से। जेनेटिक रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक न्यू क्रॉप्स एंड मेडिसिन्स। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, पता है ना ग्रीन रेवोल्यूशन? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? बस ये पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कुछ नहीं पता है। किसी को भी पता व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? बताओ। It was the revolution led by MS Swaminathan to increase the food production in उत्तर प्रदेश। जब फूड प्रोडक्शन बढ़ाना था तो उन्होंने क्या किया था? कौन सी वैरायटी लेके आए थे? Yes. तो अगर हम देखें, हमें कोई भी नई चीज चाहिए या हम कोई बायोटेक्नोलॉजी टूल से कोई चीज, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आपने सुना भी होगा, बीटी कॉटन वगैरह सबने सुना है? बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन, कॉटन के अंदर कोई पर्टिकुलर जीन डाल दी गई है और उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। कौन सी जीन डाली है? बेसिलस जीन डाली है। तो एक जेनेटिक रिसोर्स की तरह हमने उस बैक्टीरिया को यूज किया, उसकी ज्यादा बेटर है, आपकी सॉइल भी पोल्यूट नहीं हुई पेस्टिसाइड से, आसपास भी इसका इफेक्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज हमें बायोडाइवर्सिटी तो मिल रहे हैं, हमने खुद कुछ ना क्रिएट किया है।
ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचर में, वहां से ले रहे हैं और नई चीज बना रहे हैं, राइट? तो इसके ये हो गए जेनेटिक रिसोर्स। चावल है, एक चावल की वैरायटी ऐसी है जिसमें ज्यादा यील्ड है, एक वैरायटी ऐसी जिसमें यील्ड तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस है, कीड़ा उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर हम वहां से then each species can give scientists some clue as to how life evolved and will continue to evolve. तो ये हो गया हमारा scientific and informative value में। तो आप लोगों को वैल्यू समझ में आ गई, टाइप समझ में आ गया, कोई क्वेरी अब तक? अब आते हैं थ्रेट्स। बायोडायवर्सिटी को क्या थ्रेट्स है? सबसे बड़ा थ्रेट तो ह्यूमन ही है, हमें पता है कि हम थ्रेट हैं, तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं? थ्रेट ही बने हुए हैं। जनरेशन टू जनरेशन थ्रेट बढ़ती जा रही है। अपने लेवल पे कुछ कर रहे हो अपने इकोसिस्टम को संभालने के लिए? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। एक कन्वेंशन हुआ था बायोडायवर्सिटी पे जिसमें कि कहा गया एटलीस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी and 80% of need of the poor are derived from biological resources. In addition, the richer the diversity of life, the greater the opportunity for medical discoveries, economic development and adaptive response to new challenges as climate change. उसके बाद भी क्या होता जा रहा है? बायोडायवर्सिटी डिक्रीज ही होती जा रही है। तो कौन सी ऐसी थ्रेट्स है जो बायोडायवर्सिटी को खत्म कर रही है? फर्स्ट थ्रेट इज ह्यूमन, और हर चीज में ह्यूमन कहीं ना कहीं लिंक है। अगर मुझसे कोई पूछे तो आई विल से ओनली व्हाट आर द थ्रेट्स फॉर बायोडायवर्सिटी, आई विल से ह्यूमन। पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा थ्रेट है, हैबिटेट खत्म होते जा रहे हैं। सब एनिमल्स के अपने पर्टिकुलर हैबिटेट होते हैं, प्लांट्स का अपना हैबिटेट होता है। कुछ ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश और ज्यादा नमी हो, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कम पानी की जरूरत होती है। हाथी को बहुत बड़ा ग्रासलैंड चाहिए, सिर्फ घूमने फिरने के लिए कई एकड़ जगह चाहिए होती है, लेकिन हमने क्या किया है? बीच में रोड्स निकाल दिए, जो उनका पर्टिकुलर कई एकड़ का एरिया था उसमें रोड्स निकाल दी बीच में, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वहां पे जाके घर बना लिए, खेती करना शुरू कर दी, तो उनका जो पर्टिकुलर हैबिटेट है उसको तो हम डिस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं। तो फर्स्ट थ्रेट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट हैबिटेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी विद इन इट। अगर बायोडायवर्सिटी बचानी है तो हैबिटेट को बचाइए। ह्यूज प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड रैपिडली इंक्रीज पॉपुलेशन। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और हमें अपनी सर्वाइवल के लिए नई जमीन चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही फूड ग्रेन चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जो अवेलेबल लैंड है उसको तो एनक्रोच कर रहे हैं, और अवेलेबल लैंड तो सबकी है, वाइल्ड एनिमल्स की है, पर धीरे धीरे जंगल करते चले गए, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया, और ह्यूमंस फैलते जा रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, चेंज इन बायोटिक एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम लीडिंग टू बायोटिक चेंज। अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है। गर्मी बढ़ती जा रही है, जहां पहले 4 महीने बारिश होती थी वहां अब सूखा पड़ने लगा है, तो जो वहां का पर्टिकुलर हैबिटेट है वो तो खत्म ही हो जाएगा, उससे बारिश की आ सकती। पानी का में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कई पानी नहीं मिलता जानवरों को, तो मर जाते हैं, पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पा रही किसी भी वजह से। और ग्लोबल चेंज भी हमारी वजह से हो रहा है, हम पेड़ काटे जा रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्लाइमेट उसकी वजह से चेंज हो गया, एकदम से बाढ़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने कोस्टल एरियाज में रहना शुरू कर दिया है। पहले नदी के आसपास की बहुत सारी जमीन खाली पड़ी रहती थी, समुद्र के आसपास की जमीन खाली पड़ी रहती थी कि ज्यादा पानी। लोग अस्पताल में क्यों जाते हैं ओल्ड एज में? क्यों बढ़ गई अस्पताल में जाने की फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज? क्योंकि जो नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट था वो नहीं मिल रहा, कैंसर के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं, लीवर एलिमेंट्स या किडनी एलिमेंट्स ज्यादा होने लगे हैं। पहले भी होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे। वो सब किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। अगर आप गंदी हवा लेते रहोगे तो लंग्स की प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं आपके शरीर में, आपके शरीर का सिस्टम बिगड़ेगा। अगर आप पॉल्यूटेड खाना खा रहे हो तो ज्यादा बीमार पड़ोगे। क्या उतनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है जितने हमारे पेरेंट्स के अंदर थी? है नहीं है। सो इमेजिन कि हमारे जो फादर्स थे उनके जमाने में स्वच्छ और अच्छा खाना था, तो उनके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है। 60 की एज में जो आपके फादर है, 40 की एज में आप नहीं हो, और 60 एज में जो हमारे फादर है वो हमारे 80 के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनके सामने कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे इम्यूनिटी लेवल, स्ट्रेंथ लेवल कम होते जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यों है? हमारी ग्रीड की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा। टेक्नोलॉजी को भी अगर रिस्ट्रिक्ट करके यूज करें तो बुरी नहीं है, लेकिन
लेकिन अगर सिर्फ आप दोहन ही करते जाओगे रिसोर्सेज का तो बुरा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अपनी क्लास में लिया था, बेटा आप क्या देख के हंस रहे हो, क्या आपका अलग चल रहा है, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो जरूरी क्लास में बैठना, घर बैठ के करो यूज, है ना? यही करना है तो ध्यान क्यों आ रहे हो, घर बैठ के करो इनको आराम से। फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्लास में पढ़ाई थी तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पहले जमाने में 2 या 3 जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजर जाती थी। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा वो भी जमाना था क्योंकि अब हर इवेंट के लिए अलग कपड़े होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं उसमें कोई हेलोवीन पार्टी होती है, हमने अपनी एक ड्रेस 4-5 साल चलाई, स्कूल यूनिफॉर्म। अब सैटरडे को अलग यूनिफॉर्म होती है स्पोर्ट्स डे के लिए। मुझे नहीं चाहिए सर, बच्चों को किसी को पानी पीना है, किसी को नहीं, ठीक है थैंक यू। अब हर इवेंट के लिए अलग अलग चीजें हो गई। पहले बच्चा जाता था, एक बस्ता जो पकड़ा दिया वो बाहर भी तो ले जाता था, ठीक है, फट गया छेद हो गया तो उसमें धागा लगा दिया। आज जरा सा खरोच भी, पापा मुझे नया बैग चाहिए, ये सब मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं। तो हमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड तक हाई कर दिया है, हम हर चीज के लिए मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ठीक है ना? हमारी दादी नानी जो कपड़ा मिल जाता था आराम से साल भर में एक बार मायके गई, 2 कपड़े ले आई, उसमें काम चल गया। हमें हर सीजन के अलग कपड़े चाहिए होते हैं। पहले 2-3 गर्म रजाइयाँ होती थी, उससे पूरा परिवार काम चला करता था। अब सबकी अपनी अलग अलग है, छोटे बच्चे की अलग है, बड़े की अलग है, और हल्की सर्दी की अलग है, भारी सर्दी की अलग है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कम चीजों में। इसकी वजह क्या है? हमारी ग्रीड, ह्यूमंस, और क्या है? ये तो ज्यादातर तो अभी फैशन होगा, तो फैशन भी तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं, लेकिन अब हर कोई नहीं करते ना। वही मैं वो बात में आगे आऊंगी, हर कोई नहीं करता। 5% of people they are controlling the economy and this world and the biodiversity. जो हमारे स्टार्स ट्वीट करते हैं पटाखे मत फोड़ो पोल्यूशन होता है, या ये करो बायोडाइवर्सिटी बचाओ, वो दिन में 10 जोड़ी कपड़े चेंज करते हैं, वो एक दिन में 3 जगह ट्रेवल करते हैं, फिर बोस्ट करते हैं कि आई एम वर्किंग सो मच, आज मैं इस कंट्री में थी, दोपहर में मैं यहाँ थी, शाम को मैं यहाँ पे था, व्हाटएवर एग्जांपल। तो क्या है ये, आप जेट यूज कर रहे हो प्राइवेट, एक गरीब आदमी या किसान आदमी जो बैलगाड़ी चला रहा है या खेती के ट्रैक्टर चला रहा है, उसकी नीड है। पर जो हमने जेट कर लिए हैं, जो कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमी को, जिनको डॉलर्स कमाने चाहिए, उनको कितने बिलियंस ऑफ डॉलर, वही तो चीजों को खराब कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जो 70% पॉपुलेशन है, तो बेचारी नॉर्मल लाइफ जी रही है अभी भी, लेकिन वो भी हम सोचते हैं कि हम इस लेवल पे आ जाए। हमारे पास भी कार हो, जो साइकिल पे है उसे स्कूटी चाहिए, या मोटरसाइकिल चाहिए, जो मोटरसाइकिल पे उसको कार चाहिए, है कि नहीं ये पैटर्न? तो ये जो हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना गलत नहीं है, और साथ में अपनी नेचर को भी तो साथ लेके चलो। एक दिन डेड एंड पे पहुंच जाओगे, आगे कहाँ बढ़ोगे, खाई होगी आगे गिरने के लिए। अगर सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है, जैसे कोरोना हो गया है, सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब तो क्या हम बाहर आ गए, उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही इंडियंस की, कि इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत इफेक्ट पड़ा इस चीज का। सब कुछ होने के बाद अगर हवा ही नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फायदा क्या है उस चीज का? ठीक है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, और हमारे भी वही समय पता जा रहा है। क्या कहते हैं, हम गवार नहीं होना चाहते, कहते हैं ना, अरे गवार हमसे बहुत बेटर है, वो नेचर को हमारा नुकसान नहीं पहुंचा रहे। गाँव वाले शहर से बहुत बेटर है, और हम अमेरिकन से बहुत बेटर है, क्योंकि हम अपनी नेचर को साथ लेके चलते हैं। जो चीज हमें गवार पर बताया जाता था, मिट्टी के बर्तन ये और वो आज वो लोग डॉलर से बेच रहे हैं अमेज़न के थ्रू। उपलेट, जो दातुन हम करते थे, कहते थे अरे कोलगेट करो, कोलगेट, दातुन क्यों कर रहे हो? दातुन क्या पेट से लिया, दांत साहब की ज्यादा बेटर है, कैविटी कम होती थी उस जमाने में, कि तभी कोलगेट कर लो, सबकी आरसीटी हुई पड़ी है 20 साल के अंदर, ये तो 30 साल के अंदर तो हो ही रही है। जितना नेचर से जुड़ के रहोगे, नेचर को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको कैसे फील हो रहा है? नहीं बच्चों को बताओ, और कोई पहले तो बताओ, लेकिन मुझे लेक्चर भी करना है। ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप कितना भी घंटा बोल लो, खत्म नहीं हो सकता। चलो ओवर, शांत हो जाओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितनी भी बात कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो टॉपिक के अंदर आ रहा है पहले वो कंप्लीट कर लें, फिर बातें करेंगे ना, हमें बस टाइम बचा तो। Then over exploitation, this include the illegal wildlife trade as well as overfishing, logging of tropical hardwood etc. जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, यहाँ पर सारा टिम्बर काट के लेके अपने यहाँ पे लकड़ी की शिप्स बनाई, घर बनाए। वहाँ पे इतना छोटा सा देश है, इतनी बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ना है, सब यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी उन लोगों ने।
जब उन्होंने हम पे रूल किया, ठीक है। आज भी क्या हो रहा है, पोचिंग हो रही है। एलिफेंट्स को क्यों मारा जा रहा है? उनके दांतों के लिए, क्योंकि वो सुंदर लगते हैं, उनसे कुछ आप आर्टिफैक्ट बना के हजारों करोड़ों में बेच सकते हो। नेसेसरी है क्या? घर में हाथी के दांत की कोई चीज नहीं रखी होगी तो कुछ कमी हो जाएगी? तो क्या जरूरत है? फिर भी कर रहे हैं। रीड, एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस टू रीजन्स वेयर देयर आर नो नेचुरल प्रेडेटर्स। एक रीजन और है बायोडाइवर्सिटी की जो थ्रेट है वो है एलियन स्पीशीज, यानी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो स्पीशीज होती हैं वो उस हैबिटेट के लिए डिजाइन होती है। लेकिन अगर किसी और पर्टिकुलर जगह से बाहर से कोई स्पीशीज आ जाए उस हैबिटेट में तो वहां की नेचुरल स्पीशीज को मार सकती है, खत्म कर सकती है, क्योंकि वहां पर उसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? कैसे? वाटर हाइसिंथ देखा है सबने? यस मैम। जो गांव के बाहर जोड़ होते हैं, वहां पे एक बड़ा लीफ, ग्रीन कलर की लीफ का एक मैट सा बना रहता है। तो वो वाटर हाइसिंथ क्या कर रहा है? अरे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, अच्छा है। फिर तो वो लेकिन फिश को मैम हाँ जो पूरी मैट है उस एक्वेटिक सिस्टम के ऊपर एक लेयर बना रही है, ऑक्सीजन को कट कर रही है। जब वो डिग्रेड होगा तो उसका न्यूट्रिएंट लेवल जो है उस लेक का या उस वाटर बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन वर्ड सुना होगा आपने, देयर विल बी यूट्रोफिकेशन। तो ये जो वाटर हाइसिंथ है वो इंडिया की स्पीशीज नहीं थी, वो कोई जो ब्रिटिशर्स थे जिस टाइम वहां पे कोई अफसर थे बंगाल वाले एरिया में, मुझे एरिया का नाम तो याद नहीं आ रहा, उनकी वाइफ ले आई थी। उनको बड़ा अच्छा लगा एक पर्टिकुलर जगह जब वो गए घूमने के लिए इंडिया से बाहर, तो लगा ये बड़ा सुंदर सा पौधा है और लाके उन्होंने वहां पे वाटर सिस्टम में उसको डाल दिया। उस एक पौधे से, मतलब ये स्टोरी सच्ची है, सुन के लगता है अरे ये क्या, उस वक्त जो उन्होंने वो एक पौधा डाला आज वो सारे वाटर सिस्टम की ऐसी वैसी कर रहा है। उसको फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव तो है पर वो आपके वाटर बॉडीज को तो किल कर रहा है ना। वो इन्वेसिव स्पीशीज हो गई, वो एलियन स्पीशीज है जो यहाँ की नहीं है। यहाँ की होती तो पूरा सिस्टम होता ना, कोई हरा तो उसको प्रेडेटर भी तो होगा कोई उसे मारने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए। और बाहर की स्पीशीज यहाँ से कोई खतरा था ही नहीं, वो फैलता फूलता चला गया और सारी वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया उसने धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया एलियन स्पीशीज का। देन डिजीजेस, रिडक्शन इन हैबिटेट कॉजिंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एनकरेज स्प्रेड ऑफ डिजीज। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, अगर कोई बीमारी होगी तो जल्दी फैलेगी। अगर दूर दूर रहोगे तो बीमारी नहीं फैलती है ना। जैसे कि कोरोना का एग्जांपल आप ले लो, जहाँ पे अलग अलग एक तो छोटी पॉपुलेशन होगी, दूसरी दूर दूर होगी, तो कोरोना आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, छोटे कंट्रीज से जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन क्या इंडिया जैसे कंट्री में आप कर सकते हो जहाँ इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है? नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया जिस तरह से हम हैबिटेट को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ाते जाते हैं, डेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, उतनी नई नई बीमारियां भी आ रही है। और वो बीमारियां सिर्फ हम तक ही तो सीमित नहीं है, दूसरी जगह भी जा रही है, प्लांट्स को भी हो रही है। एक बार बीमारी आ जाए तो पूरा वहाँ के एरिया के प्लांट्स को खत्म कर देगा, एनिमल्स को मार देगा। ठीक है, जो फ्लूज आते हैं किसी से भी आ रहे हो, पर्टिकुलर दूसरे स्पीशीज में जाके उनको भी किल कर रहे हैं, राइट। आई थिंक मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है व्हाट इज हैबिटेट लॉस। अगर कोई पर्टिकुलर चिड़िया है वो किसी पेड़ पे बसेरा करती है, अपना घर बनाती है, वो पेड़ कम हो जाएंगे तो उस चिड़िया की पॉपुलेशन पे अपने आप इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? या उस पर्टिकुलर कोई एक प्लांट स्पीशीज जो उसका फूड सोर्स है, अगर उस प्लांट को आप खत्म कर दोगे तो जिसके ऊपर वो बेस है वो स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हो सकती है, वो भी कम हो जाएगी, उसका फूड सोर्स खत्म हो रहा है। दिस इज हैबिटेट लॉस। ये आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये पूरा एक फॉरेस्ट था, अब इतना फॉरेस्ट खत्म हो गया। अगर आप कभी गूगल पे देखो, पेपर में देखो, धीरे धीरे दिखाते हैं अमेज़न के जो जंगल है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पिक्चर्स दिखाते हैं 20 साल पहले इतना हरा भरा था, अब उसमें इतने पैचेस हो गए हैं। आइस की दिखाते हैं कि पहले आइस कैप्स इतने ज्यादा थे, अब वहां पे आपको माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए हैं। कभी देखिए इस तरह कंपैरेटिव पिक्चर्स, 50 साल पहले इतना बड़ा ग्लेशियर था, अब सिकुड़ के इतना सा ग्लेशियर हो गया है। सब क्या है? क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। पोलर बियर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। पोलर बियर तो ठंडी जगह रह सकते हैं, तो ग्लेशियर्स नहीं आएंगे तो पोलर बियर कैसे रहेंगे, राइट। तो हर चीज इंटरलिंक्ड है। कोरल रीफ्स जो कि आपके अंडर वाटर प्रेजेंट होती है कोस्टल एरियाज में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती जा रही है क्योंकि आप पानी को पॉल्यूट कर रहे हो। ठीक है, जो आपकी रीफ्स है उसके अंदर बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन ब्लीचिंग होती जा रही है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? कितना कलरफुल है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लीचिंग है just because of pollution and pollution by humans. Habitat fragmentation, आज इस तरह है पर्टिकुलर पिक्चर जो दिखाई गई है सैटेलाइट से किसी एरिया की, और 2030 में संभावना है कि इस तरह हो जाएगी। You can see the greenery in this picture,
and the brown patches instead of green tea. There are natural causes too. बहुत सारे natural causes हैं, volcano eruption, earthquake, tsunami, पर ये इतना effective नहीं है जितना कि humans ने degrade करते हैं. Natural में destruction इतना नहीं होता है. अब गर्मी बढ़ रही है तो जंगलों में आग लग रही है. ऑस्ट्रेलिया में कितनी आग थी, कंट्रोल नहीं कर सकते. एक एरिया में आग बढ़ जाए तो आप जंगलों की आग तो फैलती चली जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सोचो कितना डिस्ट्रक्शन होता है. क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल इस तरह जलते रहेंगे, जंगल जल जाएंगे, पेड़ भी कम हो रहे हैं, आपका हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है. वहाँ पे अगर जंगल जल रहे हैं तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी जल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में जो जंगलों में आग लगी थी उसके बारे में सबने पढ़ा होगा. जो वहाँ के कोयला वगैरह थे वो चाहे जल चुके, उनके हाथ पैर जल चुके हैं. ह्यूमंस उनको पानी पिला रहे हैं. कोयला सब देखिए टेडी बेयर के छोटे से पार्ट से होते हैं. मतलब वो पिक्चर्स जो आई थी न्यूज़ पे, दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग. व्हाट वी आर डूइंग टू आवर इकोसिस्टम. आज उनके साथ हो रहा है, कल हम भी उसके दायरे में जरूर आएंगे. आज नहीं तो कल. कब तक बचेंगे? जैसे अभी टीवी में हुआ, सॉरी वो अभी उत्तराखंड में जो हुआ था, तो जो लोग आसपास रह रहे हैं उसकी उसमें आ गए. सुनने में तो ये गया है जो टेली डैम है, अगर उसमें कभी बहुत ज्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो उसका जो पानी है वो पूरा दिल्ली तक आ जाएगा. तो आज नहीं तो कल हर कोई इस चेंज की जद में आएगा. हम जब तक न्यूज़ में देख रहे हैं तब लगता है वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा. कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है. जब अर्थक्वेक आया था गुजरात के एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि रातों रात उनकी जिंदगी बदल जाएगी. सॉल्यूशन क्या है भाई, बताओ क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन है, एक और थ्रेट है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. पोचिंग का क्या मतलब होता है? इलीगल किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. हाथी को मार रहे हो, तस्करी कर रहे हो, या फिर जो प्लांट्स हैं उनको अपने फायदे के लिए उखाड़ रहे हो, उनके नेचुरल हैबिटेट से दवाई बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो सब पोचिंग के अंदर आता है. पोचिंग ऑफ वाइल्ड life. Poaching is an unlawful practice in which an animal is hunted illegally, mainly for commercial reason. Wildlife is sold and traded in many countries. कई बार पेपर में आता है कि सांप पकड़े गए, टॉर्टोइस पकड़े गए, एक्सोटिक, वो बिकते हैं. उनको अपने हैबिटेट से चुराया जाता है illegally, सरकार ने बैन लगा रखा है फिर भी, और फिर उनको बेचा जाता है. So all that come under poaching. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हाथी मरे होंगे इस एक पिक्चर के लिए. कितने हाथी के दांत हैं? ये देखो इनके एंटलर्स के लिए, क्योंकि ये सुंदर लगते हैं घरों में रखते हुए. क्या वाकई में सुंदर लगते हैं? जंगलों में हिरन ज्यादा सुंदर लगते हैं, जंगलों में हाथी सुंदर लगते हैं दांतों के साथ. सो ऑल दिस कम अंडर पोचिंग. पोचिंग क्यों की जाती है? पैसे कमाने के लिए. समझाने की जरूरत ही नहीं है. और सिर्फ एनिमल्स की नहीं, प्लांट्स की भी होती है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, उनको चुराया जाता है, जबकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है. वहाँ से चुरा तो लेते हैं, उखाड़ तो लेते हैं, पर वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं होगा तो एक दिन आएगा कि प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो ऑल दिस कम अंडर पोचिंग. पोचिंग एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही है बताइए. धीरे धीरे हाथी कम जाएंगे, आपकी पूरी चेन डिस्टर्ब होगी. ठीक है. उसी तरह मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स. हम स्पेस, फूड और शेल्टर के लिए, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लांट्स एंड अस, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल्स एंड अस. हम उनका हैबिटेट एनक्रोच कर रहे हैं. खेती कर लेंगे, फिर आता है कि शूट कर दिया आप जी, खेती खराब कर दी थी हाथी ने. पहले तो आप गए ना जंगल को खेती बनाने के लिए, खेती करने के लिए. वहाँ पे हाथी तो नहीं आया था आपके गाँव में. आपने अपना गाँव हाथी के हैबिटेट में जाके बना लिया, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई. ठीक है. फिर करंट की तार लगा देते हैं कि कोई चढ़ ना जाए. नीलगाय, चाहे नीलगाय आती है खाना खाने के लिए, उसको पता ही नहीं होता कि करंट का तार है, उसमें मर जाते हैं. कई हाथी मर जाते हैं. आपने नेशनल पार्क के बीच में हाईवेज बना ली है, टक्कर लगती है, रातों रात पता चलता है कि भाई हिरन मर के गिरा हुआ है, कोई टक्कर मार गया, कोई रेलगाड़ी बीच में आ गई उसने टक्कर मार दी. तो देयर इज कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ, जस्ट बिकॉज हम लोग फैलते जा रहे हैं, उनके स्पेस में एनक्रोच कर रहे हैं. शेर की गलती नहीं है. अगर अपना गांव आप नेशनल पार्क में जाके बना लोगे, आपकी भीड़ उठा के लेके, तो शेर की गलती नहीं. शेर के लिए वो खाना है. गलती ह्यूमंस की है. नेटिव स्पीशीज और नॉन नेटिव स्पीशीज. नेटिव स्पीशीज वो जो वहीं पे नेचुरली होती है, नॉन नेटिव जो वहां पे नहीं होती. तो एक ये भी थ्रेट है. फॉर एग्जांपल एक देशी भाषा में बताऊं, कोई हाईली एजुकेटेड बंदा आके बैठ जाए, सपोज बीएससी का बंदा आके 11th क्लास में बैठ जाए, तो वो आप लोगों को निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? उसको सब कुछ आता होगा. अगर वो आपसे कॉम्पीट करने लगे, सारे एग्जाम्स में आपसे बेटर करेगा. तो वही चीज होती है.
कि अगर कोई बाहर की चीज जो ज़्यादा बेटर है वो नेटिव में आ जाए तो नेटिव से कॉम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बीएससी वाला इंटेलिजेंट बच्चा आगे बैठ जाए आपके बीच में 11th-12th ग्रेड के बीच में, तो ही है और ही और शी इज मोर नॉलेज देन यू पीपल। तो अगर कोई कॉम्पिटिशन में करूँगी हर प्राइस के पास चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो एक ये नॉर्मल से जो मैं स्टूडेंट को एग्जाम्पल देती हूँ उस तरह समझाया है, पर आई होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज बता चुके हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो इन्वेजिव थे लेकिन अब काफी फैल चुके हैं। लैंटाना आजकल बहुत सुंदर सुंदर छोटे फूल होते हैं, सब घरों में होता है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको भी कहती हूँ फूल बड़ी सुंदर है, पर लैंटाना बहुत इन्वेजिव है, आसपास सारा वेजिटेशन खराब कर देगा। प्लीज अपने घर में लैंटाना को ना लगाएं, लेकिन क्योंकि फूल बहुत खूबसूरत है लोग आजकल लैंटाना को अपने घर पे लगा रहे हैं। लैंटाना अपने आसपास हर प्लांट को खत्म कर देता है, फैल जाता है पूरी तरह। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेड वाटरफॉल देखने में कितना सुंदर है, पानी के ऊपर कारपेट बना लेता है, ऑक्सीजन कट ऑफ करेगा, जब डिग्रेड होगा तो यूट्रोफिकेशन करेगा। वाटर हाइसिंथ यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर हाइसिंथ, अगर किसी ने ना देखा हो। सो ऑल दीज आर इन्वेजिव स्पीशीज जो फैल गए और यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ कर दी। पॉल्यूशन इफेक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी, जो पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं उसको वो बायोडायवर्सिटी को किल कर रहा है। अगर पानी को गंदा कर देंगे तो वहाँ का जो एक्वेटिक एनिमल है फिशेज सफर करेंगी, नेचुरल सी बात है। कोरल रीफ्स कितनी खूबसूरत होती हैं, दे आर सो अट्रैक्टिव, पर क्योंकि पॉल्यूशन होता जा रहा है वो खत्म होती जा रही है। लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज भी एक फैक्टर है। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे उनका नंबर कम हो, पर अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम सफर करता है। जैसे यूके में एक नेशनल पार्क था, वहां से वुल्फ खत्म कर दिए गए, मार दिए गए, तो धीरे धीरे वहां का पूरा जो प्लांट्स वगैरह थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो समझ में नहीं आया कि व्हाट वाज द रीजन। फिर पता चला कि जो वुल्फ है वहां के जो हर्बीवोरस थे उनको कंट्रोल करके रखते थे, तो हर्बीवोरस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो उन्होंने वहां के पूरे वेजिटेशन को खा डाला। तो दोबारा से वुल्फ इंट्रोड्यूस किए गए और उस चीज को फिर से सही करने के लिए 20 साल का टाइम लगा। इट वाज अ स्टोरी जो काफी चली थी बीच में। तो कंक्लूजन क्या है, बायोडायवर्सिटी इज अवर लाइफ। हम हर चीज के बिना जी सकते हैं, स्वच्छ हवा और खाने के बिना नहीं जी सकते, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। तो अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाओ, ऑलराइट, डेवलपमेंट करो लेकिन एक सीमा के अंदर, नेचर को भी साथ लेके चलो। कंजर्व कैसे कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी को? दो तरह से हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन होता क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ द बायोस्फीयर so that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the need and aspirations of the future generation। मतलब हम रिसोर्सेज का उतना ही दोहन करें कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी रिसोर्सेज उसी अवस्था में मिले जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब हम तो गंदा कर ही रहे हैं, पर ये सोचो आज से 20 साल बाद की जो जनरेशन होगी, जो आपके आगे की जनरेशन है, उसको ऐसी भी हवा नहीं मिलेगी जो हमें मिल रही है। मेरठ क्या है, चौथा सबसे प्रदूषित प्रदेश सिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेपर में पढ़ते हो। आज से 20 साल बाद आपको क्या लगता है कितना और ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा? ठीक है, दिल्ली आज से 50 साल पहले इतना गंदा था नहीं, बहुत ब्यूटीफुल था, पहाड़ थे, बीच में जंगल थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल काट काट के लोगों को बसा दिया गया और आज वो इतना पॉल्यूटेड कि वहाँ पे आप सांस भी नहीं ले सकते। एक हेजीनेस रहती है एनवायरनमेंट में, अगर आप जाओ तो आपको सब कुछ काला काला दिखेगा, अगर खिड़की खोल दो गाड़ी की तो आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। अब ये डिफरेंस आज से 15 साल पहले इतना विजिबल नहीं था, लेकिन अब विजिबल है। तो अब कंजर्व करना है तो क्या करें, तरीके निकालो, जो खराब हो चुका है उसको सही करने के तरीके निकालो। तो दो चीजें हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, यानी ऑन साइट जहां पे जो है उसको वही कंजर्व करो। एक्स सीटू अगर हालत और खराब हो चुके तो उनको बाहर कहीं कंजर्व करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट स्पीशीज एंड इकोसिस्टम वेयर दे नेचुरली अकर, और जहां वो बिलोंग करते हैं। दिस इज एन इन सीटू कंजर्वेशन एंड द नेचुरल प्रोसेस and interaction are conserved as well as the element of the biodiversity. What is ex situ? The conservation of elements of biodiversity out of the context of their natural habitat. For example, zoos, botanical gardens, seed banks. और in situ के क्या है, national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserves. यानी जहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है वहाँ पे उसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, उस एरिया को नेशनल पार्क बना दिया है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज जहाँ है वहीं पे मैनेज कर रहे हैं, पर जहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है वहाँ पे
XC2 कर रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको इन कैप्टिव ब्रीडिंग करके उनके नंबर इंक्रीज करे जा रहे हैं, क्रोकोडाइल्स का नंबर इंक्रीज करके फिर उनको उनके हैबिटेट में छोड़ा जाता है। ठीक है, उसी तरह बॉटनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं जगह जगह, जहाँ अलग अलग एक्सोटिक जो प्लांट्स हैं उनको रेयर करा जाता है, उनको बड़ा किया जाता है। फिर सीड्स बैंक है जहाँ पे सीड्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं कि कल को अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से इनको फिर से उगा सकते हैं। तो जो नेचुरल कंडीशन में कंजर्वेशन हो रहा है उसको इन सीटू बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल हो रहा है उसको एक्स सीटू करते हैं, यानी अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर जो हम कर पा रहे हैं वो आता है एक्स सीटू के अंदर। फिर से कोई बात आ गई, इन सीटू में आ गए आपके प्रोटेक्टेड एरियाज जिसमें नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स है। सेक्रेड फॉरेस्ट और लेक्स वो एरिया है जिसको ह्यूमंस के लिए इनहिबिट किया जाता है कि आप यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, देन XC2 में सीड बैंक, जीन बैंक, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, एनिमल ट्रांसलोकेशन, टिश्यू कल्चर बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स एंड एम्ब्रियोज, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन्स। क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन ऐसे पुट अप होते हैं, आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज इन सीटू कंजर्वेशन, उसमें आ जाएगा इन सीटू में नेशनल पार्क में, बाकी में आ जाएगा सीड बैंक, जीन बैंक, जूलॉजिकल पार्क। तो यू हैव टू टिक नेशनल पार्क्स। बस इतना डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। एमसीक्यूज किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप टिक कर पाएंगे। सबको पता है नेशनल पार्क के बारे में? कितने नेशनल पार्क है इंडिया में? सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? कॉर्बेट। ठीक है, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन होता है जो सिक्योर होता है, प्रोटेक्ट होता है, वहां पे किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती। कभी कभी एजुकेशन रिसर्च के लिए गवर्नमेंट परमिशन देती है, अदरवाइज देयर इज नो एक्टिविटी, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए प्रिजर्व है, वहां पे और कुछ नहीं हो सकता। देन दे आर बफर जोन, दीज एरियाज दे आर आइडेंटिफाइड एंड यूजुअली सराउंड और एडजॉइन द कोर एरियाज। कोर एरिया बीच का होगा, इसके चारों तरफ आपका बफर जोन हो गया जिसमें कि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो सकती हैं। फिर लास्ट का जोन हो गया ट्रांजिशन जोन, दीज एरिया में कंटेन टाउन, फार्म, फिशरीज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उसका बीच का एरिया कोर, उसके चारों तरफ बफर और बाद में ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे एक जोनेशन सिस्टम दिखाया गया है। कोर एरिया में रिस्ट्रिक्शन है, वाइल्ड लाइफ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। बफर जोन में थोड़ा सा कम है और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमंस भी रह सकते हैं। ठीक है, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व से कई बार आ जाता है दिस बायोस्फीयर रिजर्व इन विच स्टेट या कुछ इस तरह से, तो आपको अपने आप या तो आप इससे देख के लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन काजीरंगा, इतना फेमस और इतना कॉमन क्वेश्चन है, तो कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? कुछ नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, कान्हा नेशनल पार्क, ये क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो यू शुड नो। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु कर्नाटका में है, सुंदरबंस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबंस की क्या चीज फेमस है सुंदरबंस में? नहीं पता? कौन सा एनिमल? टस्क वाला, इसके इतने बड़े से दांत होते हैं, नहीं पता आप लोगों को? सीरियसली नहीं पता? ओ गॉड। मनस कहाँ है? ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन से स्टेट में? तो ये आपके लिए प्लीज होमवर्क में लिख लीजिए आप लोग। आप चाहते हैं यहाँ से नोट डाउन करो, अदरवाइज ये याद रखो कि जब भी आप बायोडाइवर्सिटी की सेल्फ स्टडी करेंगे आप कुछ नेशनल पार्क जो फेमस हैं उनको याद करेंगे कौन से स्टेट में है। ठीक है, या फिर टोटल नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इस तरह की कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो दैट। सबको पता है व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? बताओ, सबको पता है? हाँ बताओ क्या है फिर? इन लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन में चीज प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर जब कभी यूज करना होता है उसको तो थॉ करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, जू, हॉटस्पॉट, ये लास्ट टॉपिक है आज का। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? इसके ऊपर कई बार बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। A biodiversity hotspot is a biogeographic region with a significant reservoir of biodiversity that is threatened with destruction. यानी वो पार्ट्स को हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉट बोला जाता है जहाँ बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है लेकिन साथ में वो थ्रेटेड कंडीशन में भी है, यानी वो डिग्रेड होने की सीमा पे है, तो उन एरियाज को हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। Area is designated as a hotspot when it contains at least 0.5% of plant species are endemic. Endemic मतलब जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। Certain species are endemic, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन में वो एंडेमिक है तो दुनिया में और कहीं नहीं है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 0.5% प्लांट स्पीशीज एंडेमिक है तो इस एरिया को भी हॉटस्पॉट बोला जाता है। There are 25 such hotspots of biodiversity on a global level due to resource exploitation and habitat loss, out of which 2 are present in India. अब तो 4 हो गई हैं, जब ये स्लाइड मैंने लिखी थी तब सिर्फ 2 बताए जाते थे, जो कि एक है आपकी ईस्टर्न हिमालयस पहले बोला जाता था, अब उसको इंडो बर्मा रीजन बोला जाता है, एंड सेकेंड इज जो वेस्टर्न घाट साथ में मिला के श्रीलंका। इट ऑल्सो इंक्लूड कंबोडिया, वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड, म्यांमार, भूटान के भी कुछ पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। तो इंडिया में देयर आर 4 हॉटस्पॉट, आउट ऑफ दोस 4 2 आर इंडो बर्मा एंड वेस्टर्न घाट्स। Now these are 4 hotspots of India: Himalayan region, Indo-Burma region, Sunda land जिसमें कि आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। प्लीज नोट डाउन 4 hotspots of India। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, out of these which one is Indian hotspot? इस तरह से आ सकता है, या how many hotspots are there in India ऐसे आ सकता है, जिसमें कि 4, 7, 8, 9 इस तरह से पूछा सकता है, तो you have to take 4। These are the 4 biodiversity hotspots in India. Himalayas, Indo-Burma region, Sunda lands and Western Ghats and Sri Lanka. चले आगे। The richest and most threatened reservoir of plant and animal life on earth comes under hotspot. They are areas of exceptionally rich concentration of species with high endism and are extremely vulnerable to anthropogenic disturbance. Only 25 spots have been identified over the world and cover about 1.4% of earth land area. These have been identified based on 3 criteria. Hotspot किस criteria के ऊपर identify किए गए हैं? कितनी species present है उस एरिया में, कितनी number of species जो सिर्फ उसी जगह पाई जाती हैं, और degree of threat, कितनी species, कितना threat है, और कितना वो जो species है वो सिर्फ उसी particular एरिया में है, कितना endism है, ठीक है? To become endangered unless the circumstances threatening its survival and reproduction improve. एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुकी है, एंडेंजर्ड जो अगर नहीं सुधरे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी आने टाइम में, वनरेबल जो अभी भी नहीं बचाया तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी। ये सारी कैटेगरीज हैं जिसको एक रेड बुक में लिस्ट किया गया है। रेड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज क्या किया है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म है, अर्थ में ही नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी आपने 2-4 स्पीशीज को जू वगैरह में रखा हुआ है, बॉटनिकल गार्डन में लगाया, लेकिन वाइल्ड कंडीशन में आपको नहीं मिलेंगी। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो बस आप एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। एंडेंजर्ड जो अगर बचा सको तो बचा लो, लेकिन क्रिटिकल हो जाएंगी। वनरेबल अभी नहीं सुधरे तो एंडेंजर में चले जाएंगे। लोअर रिस्क कि वो वनरेबल हो सकती है इन नियर फ्यूचर। डाटा डेफिशिएंट, लोअर डाटा डेफिशिएंट के बारे में ज़्यादा डाटा पता नहीं है। नोट इवैल्यूएटेड, बहुत सारी स्पीशीज हैं, मिलियन ऑफ स्पीशीज जो हमें अभी हमने इवैल्यूएट ही नहीं कर दी, और हमारे जानने से पहले स्पीशीज खत्म भी हो चुकी हैं, ठीक है। रेयर, स्मॉल इन नंबर, नॉट एंडेंजर्ड बट एट रिस्क। रेयर वो स्पीशीज होती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, एंडेंजर्ड तो नहीं है पर वो रिस्क में है कि अगर हमने केयर नहीं किया, रेयर को खत्म करने की कोशिश करी तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे। Endangered species are those living organisms which are almost on the verge of extinction. Thousands of species of plant and animal are endangered and the number increases each year.
घड़ियाल भी अब एंडेंजर्ड में आ चुका है। टाइगर, एलिफेंट, बॉल्ड ईगल, मैंटी, ये सब एंडेंजर्ड में है। These plants, स्नो लियोपार्ड, ये भी एंडेंजर्ड में आ चुका है। एक केस स्टडी की गई थी एंडेंजर्ड स्पीशीज पे, कोकेर बेल्यूट कर्नाटका में। पेलिकन स्पीशीज दिखाई गई है यहाँ पे। ये इन्हें प्रिजर्व करना जरूरी है क्योंकि इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो नाइट्रेट्स में रिच होती हैं जो कि फर्टिलाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये खत्म हो गई तो वहाँ का पूरा हैबिटेट डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारे एंडेंजर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन टाइगर, deer, leopard, Asian big lion, all these animals and plants, these birds come under. These are the plants, wild orchids, sandalwood, ये सब endangered है। Pitcher plant, insectivorous होता है ये सारे endangered के अंदर होते हैं। अब endemic species क्या होती हैं? The concept of endemism was first given by Kendall when a species found only in a particular geographical region because of its isolation, soil and climatic condition, it is said to be endemic. Can you name some endemic plants of India? जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, कहीं और बाहर नहीं पाए जाते? Ficus religiosa, Butea monosperma, Ficus bengalensis, Eleutheria repens. These are some of the plants which are endemic to India only. पता है क्या है हिंदी में इनका नाम? किसी का भी पता? बरगद को क्या बोलते हैं? पीपल को क्या बोलते हैं? ये नाम भी आते हैं। The botanical name of people is, the botanical name of बरगद is, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये सब भी पढ़ा करो आपने, ठीक है? और कॉज क्या है एंडेमिज्म का? Poor adaptability, geographical barrier, change in climate और narrow ecological amplitude. These are the causes of endemism. ये हमारे एंडेमिक एनिमल्स हैं। ब्लैक बक तो सबने सुना होगा, गिबन, इंडियन राइनोसेरोस और ये आपके एमिगोस, एल्पाइन अकेशिया, कॉनिफर, रोडोडेंड्रोन, दिस इज आल्सो एंडेमिक। ये आपको एक हिमालयन की पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मुझे ये बताइए, जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है, जो कंसेप्ट है वो समझ में आया आप लोगों को? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? Why biodiversity is important? What are different type of biodiversities? कौन-कौन सी वैल्यूज है उसकी? सब समझ में आई? कौन से थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के? कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं? बताओ, व्हाट आर जीन बैंक्स? जीन्स निकाली और रख दी, जीन बैंक हो गया। सीड बैंक और जीन बैंक में क्या अंतर है? कौन बताएगा? चलो ये बता दो, सीड बैंक इन सीटू में आएगा या एक्स सीटू में आएगा? चलो तब समझ में आया। एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में क्या अंतर है? एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में क्या अंतर है? एंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट होने वाली है और वल्नरेबल जो एंडेंजर्ड हो सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वाइज ये है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में वो वाले आते हैं जो बहुत ही संभावना है कि एक्सटेंट हो जाएंगे। वल्नरेबल मतलब बात तो वही हो गई कि वल्नरेबल का भी अगर ध्यान नहीं रखोगे, अभी एंडेंजर्ड में तो नहीं है, वो इतनी खतरनाक तक नहीं पहुंची है, लेकिन टाइम के साथ अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें हमने स्पीशीज को बांट रखा है। ऑलराइट, रेयर which are low in number, okay, not endangered but they are low in number, rare है, कहीं कहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एंड एंडेमिक